Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। हमने लास्ट टू लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। एनपीओ के बारे में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश बुक से कैसे हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं। सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर चुके हैं। थर्ड, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो लास्ट के आप 2 लेक्चर्स जरूर देखिए। हमने बहुत अच्छी चीजें उसके अंदर डिस्कस की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर गाइस फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें से 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इस लेक्चर को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी वे से, क्योंकि ये लेक्चर जो है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है। लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद यू विल से मुझे हर चीज इसके अंदर आती है और आप हर क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। गाइस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गाइस, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, केवल अकाउंट्स के नहीं, इको के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप माधव अकाउंटेंसी क्लासेस जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इवन आप उसको अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके, और एक ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा PTTJR, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से देखकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप फ्री नोट्स को एंजॉय कर सकते हो। और हमने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आपकी ये मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है? फंड मिलना, एनपीओ को पैसा मिलना। पैसा किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर को पैसा मिला कि मान लीजिए कोई एमएलए आ गया या मंत्री आ गया, आते ही आपको पता है उन्होंने क्या कहा कि मैं मंदिर को 10 लाख रुपए देता हूं, ठीक है, दे दिया। किसके लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वो पैसा उस मंदिर के लिए स्पेसिफिक फंड होगा। क्यों स्पेसिफिक फंड होगा? क्योंकि मंदिर उस पैसे को केवल उस बिल्डिंग को बनाने में ही यूज कर सकता है, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। तो गाइज, ये जो पैसा मिला है 10 लाख मंदिर को, वो केवल बिल्डिंग के लिए यूज होगा। मंदिर उसको नॉर्मल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती, मंदिर के लिए वो लायबिलिटी हो गई। तो जो ये पैसा मिलता है इस तरीके से, उसको मंदिर अपनी लायबिलिटी साइड पर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मंदिर को वो पैसा केवल उसी पर्पस के लिए क्या करना है? यूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम उसके अकाउंट्स बनाते हैं तो उस अकाउंटिंग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए कैसे किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मंदिर को क्या मिला? 10 लाख रुपीज क्या मिला? डोनेशन मिला। किसके लिए? बिल्डिंग के लिए मिला। ठीक है, तो अब मंदिर क्या करेगा? उसको कैसे दिखाएगा? देखिए, मंदिर उसके कैसे दिखाएगा? मान लीजिए वो बैलेंस शीट बना रहे हैं, मंदिर अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहां पर वो बिल्डिंग फंड दिखाएगा कि उसे बिल्डिंग फंड के नाम का कितना मिला है? 10 लाख। 10 लाख रुपीज उनको मिला है। ये उनकी लायबिलिटी है। केवल ये पैसा उसी पर्पस के लिए क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। अब इससे थोड़ा सा हटके 2 बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं इस पर आऊंगा। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जब मैं बात करूंगा, इसमें 2 चीजें होती है। ठीक है, 2 चीजें। पहली चीज, जो हमें पैसा मिला उससे एसेट जनरेट हो रही है, एसेट्स एग्जिस्टेंस में आ रही है, मतलब उससे एसेट आ रही है, एसेट बन रही है। दूसरी, जिससे एसेट्स नहीं बन रही है, जिससे कोई पैसा मिल रहा है उससे एसेट जनरेट नहीं हो रही है। सर ये क्या बात हुई? ये तो हमें समझ नहीं आई। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। एक मंदिर है, मंदिर में कोई मंत्री आया, मिनिस्टर आया, कोई भी आया, उसने 10 लाख रुपए बिल्डिंग के नाम का दे दिया। तो वो जो पैसा मिला बिल्डिंग के नाम का, जैसे जैसे वो पैसा खर्च होगा, क्या बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ।
नहीं बनेगी, बनेगी। क्या उससे एसेट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये पहली बात हुई कि उससे एसेट जनरेट हो रही है। सर फिर तो सबसे एसेट जनरेट होगी? नहीं होगी। मान लीजिए कोई पर्सन आया, उसने क्या किया, कोई क्लब में गया प्राइज के नाम का कि बच्चों को ये प्राइज दे देना, प्राइज के नाम का उन्होंने पैसा दिया, तो उसको हम प्राइज फंड में डालते हैं। किस में डालते हैं गाइस? प्राइज फंड में। कि वो पैसा केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। क्या उससे कोई एसेट जनरेट हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहां पर दो बातें आती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, ये आपको समझनी है। एक ऐसा हो सकता है जिससे एसेट जनरेट हो रही है, दूसरा जिससे एसेट जनरेट नहीं हो रही है। तो पहली बात अगर हम करें, पहली बात अगर एसेट जनरेट हो रही है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए पहली हम बात कर रहे हैं जिससे हमारी एसेट क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर एसेट जनरेट हो रही है, ठीक है, ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। बहुत इजी वे में करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब मैंने वही एग्जांपल लिया, बहुत ध्यान से समझना, एक पॉइंट करवाऊंगा उसी में सारा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको बिल्डिंग फंड मिला, ठीक है, कितने का मिला? 10 लाख। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कैपिटल फंड के बारे में बताया था, जिसे हम जर्नल फंड भी बोलते हैं, जिसे हम कॉर्पस भी बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होती है, यहां पर कैपिटल फंड होता है। मान लीजिए उसका ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, 10 लाख या 20 लाख कर लेते हैं, 20 लाख हो गया, ठीक है, ताकि दोनों अलग अलग फिगर्स हो। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूं, अभी आपने पैसा क्या किया, बिल्डिंग आप नहीं बना रहे हो, आपने इस पैसा, क्योंकि आपके पास ये पैसा एज इट इज पड़ा हुआ है, आपने इसको कहीं पर बैंक में एफडी करवा दी या कुछ कर दिया या कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको इनकम हो रही है। तो गाइस ध्यान रखना, जो ये इनकम होगी वो भी इस फंड में ऐड हो जाएगी, उस टेम्पल की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। मान लीजिए 1 लाख रुपए इनकम हो रही है, तो यहां पर लाइबिलिटी 1 लाख से और बढ़ जाएगी, दैट वुड बी कितनी हो जाएगी? 11 लाख। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो पैसा जो 1 लाख रुपए इनकम हुई है, वो भी किसके लिए? बिल्डिंग के लिए ही यूज किया जाएगा। ऑलराइट। और मान लीजिए लेट्स सपोज कोई और मंत्री आ गया, हमने कहा कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, आप पैसा दो, उसने 5 लाख रुपए और दे दिया, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डोनेशन 5 लाख रुपए और मिल गई, वो भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये आ जाएगा 16 लाख, ठीक है। अब मंदिर के बाहर क्या होता है, लोग स्टॉल लगाकर बैठ जाते हैं, मंदिर वाले कि बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो चंदा जो सारा आएगा, ऑलराइट, समझ गए ना, वो चंदा जो सारा आएगा वो भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो टेंपल की लाइबिलिटी होगी 16 लाख, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब बात करने वाला हूं, ठीक है। अब मान लीजिए टेंपल ने इस साल बिल्डिंग बनाने में 7 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो उसकी क्या लाइबिलिटी, टेंपल का बर्डन कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 7 लाख क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं कितने? 7 लाख ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो अल्टीमेटली हमारा जो रह जाएगा दैट वुड बी कितना रह जाएगा? 9 लाख। 9 लाख बर्डन रह जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब मुझे एक चीज पूछनी है, जो 7 लाख रुपए बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया, क्या 7 लाख की बिल्डिंग बनी होगी या नहीं बनी होगी? भैया बिल्कुल बनी होगी, लेंटर पड़ा होगा, ईंटें लगी होगी, यस और नो? बिल्कुल। तो ये एसेट साइड में भी आएगी, इसे बोला जाएगा बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी पूरी बनकर तैयार नहीं हुई है, तो दैट वुड बी 7 लाख, ठीक है गाइस। और दूसरा इंपैक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमारे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, दैट वुड बी कितना? जितना तैयार हो जाएगा उतना यहां पर ऐड हो जाता है, दैट वुड बी कितना हो जाएगा? 27 लाख। तो इस तरीके से, और इसको आउटर कॉलम में दिखाएंगे, इसको भी आउटर कॉलम में दिखाएंगे, और ये हमने आउटर कॉलम में दिखाई दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसकी अकाउंटिंग करते हैं, और इसी को हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये तो हमने बात की अगर आपकी एसेट जनरेट होती है, और दूसरी अगर हम बात करें एसेट जनरेट नहीं हो रही है, प्राइस फंड की बात कर लेते हैं। प्राइस फंड आपके, मान लीजिए प्राइस फंड आपके पास ऑलरेडी बैलेंस था 2 लाख का, ठीक है। मैं इसको बैलेंस शीट बना लेता हूं, यहां पर, यहीं पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए बैलेंस शीट हमने बनाई, ठीक है। अब देखो प्राइस फंड आपका ऑलरेडी बैलेंस है कितने का? 2 लाख का, बैलेंस शीट, ठीक है। यहां पर प्राइस फंड, ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है 2 लाख, ठीक है।
आपको 3 लाख का और मिल गया, डोनेशन और मिल गई कितने की, 3 लाख की, ठीक है। टोटल प्राइस फंड हो गया आपने आपका कितने का, 5 लाख का, और कैपिटल फंड का बैलेंस है लेट्स सपोज 17 लाख, ठीक है, जिसे हम जनरल फंड, कॉर्पस फंड, जो भी ये सब इसके नाम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर खर्चा किया, किसके ऊपर, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आपने क्या किया, 3 लाख के प्राइस डिवाइड कर दिए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिए 3 लाख, ठीक है। तो आपका कितना कितना बैलेंस रह गया, 2 लाख, ये आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब बताओ, जो आपने 3 लाख की प्राइस डिस्ट्रीब्यूट की है, क्या उससे कोई एसेट आई है या नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई है गाइस, माइंड माय वर्ड, इससे कोई एसेट जनरेट नहीं है, प्राइस तो चले गए, लोग लेकर चले गए, तो एनपीओ के लिए कोई एसेट जनरेट नहीं हुई है, इसलिए ना तो इसको यहां दिखाया जाता है एसेट साइड पर, ना कैपिटल फंड में इसको ऐड किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देयर इज टू वे, एक जिससे एसेट जनरेट हो रही है उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, दूसरा जिससे एसेट जनरेट नहीं हो रही है उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए इसकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, और एक बात रह गई है जो अभी मैं बताने वाला हूं, पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, डोनेशन और फंड रिसीव सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली, केवल ये उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट, क्रेडिट कर दिया, ये उस एनपीओ की लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि लाइबिलिटी है। shown as a liability because still is to be used, liability क्यों है, क्योंकि अभी इसको यूज करना बाकी है, ठीक है। इनकम रिसीव फ्रॉम दीज फंड आर एडेड टू दिस फंड, ये मैंने अभी बताया। एक्सपेंसेस और पेमेंट आउट ऑफ दीज फंड आर डिडक्टेड फ्रॉम दीज फंड, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जब एसेट आएगी और जब एसेट नहीं आएगी, देखिए अमाउंट इनकर्ड ऑन द एसेट ड्यूरिंग द ईयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, हमने कैपिटल फंड में अगर एसेट आ रही है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और एसेट को भी हम एसेट साइड पर क्या करेंगे, जितनी एसेट जनरेट हुई है बैलेंस शीट में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो दूसरा क्या है, अगर एसेट जनरेट नहीं होती है तो ना तो ये कैपिटल फंड में आएगा, ना ये एसेट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। और ये लास्ट चीज जो मैं बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस जब एसेट जनरेट नहीं होती है, लेट्स सपोज यहां पर मैं बात करूं, देखिए मैंने अभी जो बताया सेकंड मेथड, यहां पर आपने प्राइस जो बांटे हैं वो 3 लाख के बांटे हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह आपने 7 लाख के बांट दिए, आपके पास है कितना है, 5 लाख, आपने बांट दिए कितने, 7 लाख, तो 5 में से तो 5 ही जाएगा, ठीक है। अब ये 2 लाख जो आपका और खर्चा हुआ है, 2 लाख रुपए और खर्चा हुआ है, क्योंकि आपके पास तो किसमें, प्राइस फंड में 5 लाख था, और आपने बांट कितना दिया, 7 लाख, तो 5 लाख तो यूज हो गया, बाकी 2 लाख का क्या करेंगे, इस 2 लाख को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर एज एन एक्सपेंस, डेबिट साइड पर एज एन एक्सपेंस क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ये केवल यहां होगा जब एसेट जनरेट नहीं होती है, इस केस में होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। गाइस अगर आया है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और आप बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं इसको शेयर कीजिए ताकि उनके भी सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।